नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक बड़ा सवाल उठा है, पहले न्यूज लॉन्ड्री ने उठाया और अब कांग्रेस के पवन खेड़ा ने इस सवाल को उठाया है कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी के हाथ के नीचे, उनकी आंख के नीचे एक बड़ा करप्शन का खेल खेला जा रहा है। क्या जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है और उसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो योगी के भी करीबी थे और अब प्रधानमंत्री मोदी के भी करीबी हैं। उंगलियां जो है वो नवनीत सहगल की तरफ हैं, जो प्रसार भारती के चेयरपर्सन बनाए गए। और आपको मैं बताऊं, नवनीत सहगल जी की खूबी यह है कि जो भी चीफ मिनिस्टर रहा उसके वो बहुत प्रिय रहे और बहुत करीबी रहे। और अब अगर स्वाति चतुर्वेदी की माने तो उनको पीएमओ में लाया जा रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय में लाया जा रहा है। जब उन्होंने प्रसार भारती से अचानक इस्तीफा दे दिया था, याद कीजिए, ये वही समय है जब पीएमओ के अंदर बवाल उठा था। पीएमओ के एक बेहद करीबी और बेहद पावरफुल ऑफिसर के ऊपर यह आरोप लगा था कि उनके पैसे जो हैं वो गेमिंग कंपनियों में लगे हैं और जाने क्या क्या तमाशा हुआ था। हिरेन जोशी बाहर हुए थे, फिर अंदर आए। लेकिन नवनीत सहगल को लेकर बात यह की जा रही है कि सहगल साहब जल्दी ही पीएमओ में आएंगे और वहां के सर्वे सर्वा बनेंगे। उन्हीं नवनीत सहगल की तरफ उंगली उठाती है न्यूज लॉन्ड्री की यह रिपोर्ट। अगर इस रिपोर्ट को शॉर्ट में देखें, थोड़ा कम भाषा में बात करें, तो कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जो कहा है उसको हम देख सकते हैं। उनका कहना है कि 4 मार्च 2022 को लखनऊ की एक सड़क पर टोयोटा कार में 41 लाख रुपीस पकड़े गए। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के निदेशक देवेंद्र पाल सिंह शामिल थे और इसी आईईडी के चेयरमैन थे नवनीत सहगल। इस मामले में जब जांच हुई, छापे पड़े, तो घर से भी 4 करोड़ रुपए कैश मिले। और इनकम टैक्स ने जब जांच करनी शुरू की तो मालूम चला कि कट और कमीशन का बड़ा खेल चल रहा था। अगर इनकम टैक्स रिपोर्ट देखें तो 2019 से 22 के बीच यूपी की कई योजनाओं में 112 करोड़ रुपए का कैश घोटाला हुआ है। 112 करोड़ रुपए का घोटाला जिन स्कीम्स में हुआ है उनमें ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं शामिल हैं, जिसमें आईईडी से, इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के माध्यम से 65 करोड़ रुपए की लूट हुई और इसका सबसे बड़ा हिस्सा नवनीत सहगल के पास गया। यह कहना है पवन खेड़ा का और न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट का। ये जो रिश्वत ली गई थी, ये टूल किट और ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम पर ली गई थी और नकदी के माध्यम से, यानी कैश के माध्यम से इसकी अलग अलग जगह वसूली हुई थी। यूपी कॉन में भी यही मॉडल दोहराया गया। वहां 46 करोड़ रुपए का गबन हुआ था और इस पैसे को फर्जी बिल, शेल कंपनियों और सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए यहां वहां लगाया गया। यानी इतना सब कुछ हुआ, इतने सारे आरोप लगे। इनकम टैक्स की पूरी रिपोर्ट थी जिसमें नवनीत सहगल का यह बताया जा रहा है नाम आया, और इसके बावजूद उनको रिटायर होने के बाद दिल्ली लाया गया और प्रसार भारती, जो रेडियो और दूरदर्शन को देखती है, वही प्रसार भारती जहां सुधीर चौधरी को 15 करोड़ रुपए सालाना पर रखा गया है, उस प्रसार भारती का चेयरपर्सन बनाया गया नवनीत सहगल को। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में 21 करोड़ रुपीस यानी 21 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनी में किया गया, नवनीत सहगल जिसके डायरेक्टर थे। अब यह पूरा मामला गोल गोल नहीं होकर बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है कि यूपी में करप्शन के एक बड़े मामले में नवनीत सहगल का नाम आया। यह आरोप सीधे सीधे नाम लेकर लगाया है पवन खेड़ा ने और कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पेज पर जगह दी है। बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया है। थोड़ा डिटेल में अगर चले हम, तो न्यूज लॉन्ड्री ने यह खबर ब्रेक की। न्यूज लॉन्ड्री की वेबसाइट पर यह खबर आई और इस खबर के मुताबिक आयकर विभाग ने, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 254 पेजेस की एक रिपोर्ट, एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट 2022 में तैयार की, जो बताती है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकारी योजनाएं हैं उनके फंड्स में 112 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। अब आप देखिए, कोई और सरकार नहीं है। इनकम टैक्स जिस डिपार्टमेंट के अंदर में काम करता है, मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है, वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री। और फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की। यानी मोदी सरकार की एक एजेंसी ने योगी सरकार की जांच करते हुए 254 पन्नों की एक रिपोर्ट बनाई। इस रिपोर्ट में 112 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ।
ये जो घोटाला है बेसिकली कट मनी है। कट मनी का मतलब क्या होता है? हमने आपको 50,000 रुपए का कोई काम दिया, ठेका दिया, और उसमें से 10% यानी 5,000 रुपए कट मनी हो सकती है। परसेंटेज 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। अलग अलग जगह अलग अलग कट मनी का प्रोसेस है। आपको याद होगा अच्छी तरह से कि मांझी साहब जो मंत्री हैं मोदी जी के, उन्होंने मंच से अपने बेटे को कहा था कि मेरी जो सांसद निधि आती है, एमपी लैट का जो पैसा आता है, उस पैसे से 5-10% कमीशन लो और उससे कमाई करो। यही कट मनी है। इसी को कट मनी कहते हैं, जब टोटल आपको जितने का ठेका या काम दे रहे हैं उसका एक परसेंटेज कट के रूप में पहले ही ले लिया जाता है। करप्शन का यह सबसे प्रचलित तरीका है। किसी को ठेका देना है तो कट पहले ही बिल्कुल डिसाइड हो जाए। जो लोग ठेकेदारी में हैं, जो लोग बाकी इस तरह के धंधे में हैं, वो जानते हैं कि कट मनी होती ही है सरकारी काम में। आपको याद होगा कि कर्नाटका के चुनाव में ठेकेदारों ने सामने आकर कहा था कि 40% कट मनी हमसे ली जाती है। तो इस मामले में भी कट मनी के माध्यम से सारा का सारा करप्शन हुआ है। काम दिया गया है, सरकारी संगठनों में, सरकारी संस्थाओं का काम दिया गया है, और पैसे जो लिए गए हैं, जो कट मनी ली गई है, वो अधिकारियों, ठेकेदारों और शेल कंपनियों के एक संगठित नेटवर्क के माध्यम से किनारे लगाई गई है। अभी जो यूपी में एक कोडीन घोटाला चल रहा है, कोडीन भैया लोगों को कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया विधानसभा के अंदर कि कफ सिरप से कोई मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन इतनी सारी जो घटनाएं आई थी वो कहां से आई थी उनको बताना चाहिए। और इसमें भी भाजपा के करीबी लोगों का नाम आया था। वहां भी कोडीन सिरप की बिक्री से जो अथाह पैसा आया था वो शेल कंपनियों द्वारा ठिकाने लगाया गया था। शेल कंपनियों के बारे में आप जानते हैं, एक लाइन में समझिए, फर्जी कंपनियां जो होती नहीं हैं, जो कवर करने के लिए बनाई जाती हैं और जिनका इस्तेमाल किया जाता है काले पैसे को सफेद पैसा बनाने में। न्यूज लॉन्ड्री का कहना है कि 1988 बैच के जो आईएएस ऑफिसर हैं नवनीत कुमार सहगल, वो 112 करोड़ के इस घोटाले के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। यानी 112 करोड़ रुपए में से सबसे ज्यादा नवनीत सहगल जी के पॉकेट में गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट कह रही है, जिसके लिंक पर जाकर आप खोलकर इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। आयकर विभाग ने, इनके हिसाब से आयकर विभाग ने यह अनुमान लगाया था कि 3 सालों में नवनीत सहगल को 24 करोड़ से ज्यादा पैसा कट मनी यानी रिश्वत के रूप में मिला, और इसीलिए इस घोटाले के सबसे बड़े लाभार्थी वही हैं, बाकी ऑफिसर उनके आसपास काम कर रहे थे। जैसा मैंने बताया कि घोटाले की जांच की, घोटाला पकड़े जाने की शुरुआत हुई 4 मार्च 2022 को, जब लखनऊ में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे, उन्होंने आईडी के डायरेक्टर देवेंद्र पाल सिंह की गाड़ी को रोका और उसमें से 41 लाख रुपए, 41 लाख रुपीस नगद बरामद किए, कैश बरामद किए। इस घटना की जब जांच शुरू हुई तो बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ और जून 2022 में यूपी कॉन के जो एमडी प्रवीण सिंह है और ठेकेदार अंचित मंगलानी है, उनके ठिकानों पर छापा पड़ा और इन जगहों से 6.25 करोड़ से ज्यादा की राशि बरामद हुई। ये जो कट मनी का पूरा खेल था, इसका रेट था 30%। यानी अगर 1 करोड़ का ठेका दिया गया तो 30 लाख रुपए घूस के रूप में लिए जाते थे। हर 100 रुपए में से 30 रुपए घूस के रूप में लिए जाते थे, और ये जो 30 रुपए लिए जाते थे, ये जो कट मनी ली जाती थी, ये ऑफिसर्स और मिडिल मैन जिनको कहते हैं, जो बिचौलिया कहते हैं, उनके बीच में बंटती थी। अगर कोई सिस्टम से बाहर जाता था, कट मनी देने से मना कर देता था, तो उसकी फंडिंग रुक जाती थी, आगे उसको फंड मिलता ही नहीं था। असल में खेल क्या होता है, 100 करोड़ का ठेका मिला तो पहला आपको 30 करोड़ मिलेगा, फिर आप काम दिखाओगे कि इतना काम हो गया है तो फिर 30 करोड़ मिलेगा, इस तरह से होता है। तो अगर किसी ने एक बार कट मनी दी और अगली बार देने से मना कर दिया तो उसको आगे फंड मिलना बंद हो जाता था। देवेंद्र पाल सिंह ने बाकायदा एक एफिडेविट दी जिसमें बताया कि पूरे पैसे का 5% जो है वो सहगल को मिलता था, 4% जो उद्योग निदेशक थे यानी इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर थे उनको मिलता था, और 3% बाकी ऑफिसर्स को मिलता था। मतलब 12% ये ऑफिसर्स में बंटता था, बाकी लोगों में बंटता होगा। रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2019 से 22 के बीच में, जिसमें ये करप्शन चल रहा था, नवनीत सहगल उत्तर प्रदेश के 3 सबसे महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट हैं उन पर थे। मुख्य सचिव वो थे ही,
इसके अलावा अतिरिक्त सचिव थे, वो उद्यमिता विकास संस्थान के अध्यक्ष थे और उत्तर प्रदेश औद्योगिक सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष थे, जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको संभालता है। इसका मतलब यह होता है कि नवनीत सहगल के पास सभी बड़े सरकारी ठेकों, निविदा और धन आवंटन यानी कि फंड जो आवंटित किया जाता है वो सब पर निर्णय लेने का फाइनल अधिकार उनके पास था। आप समझ सकते हैं कि यूपी में किस तरह से प्रशासन के ऊपर उनका कब्जा था। और न्यूज लॉन्ड्री की यह रिपोर्ट बताती है कि इनकम टैक्स की रिपोर्ट ने यह दर्ज किया था कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा रोल, इस करप्शन के मामले में सबसे बड़ा रोल उन्हीं का था। सहगल के जो बेटे हैं शिव सहगल, उनकी कंपनी है हाई राइज हॉस्पिटैलिटी, उसमें कॉमेट ओवरसीज ने 21 करोड़ रुपए का निवेश किया, जो फ्रॉस्ट इंटरनेशनल, जिसमें 3,500 का बैंक फ्रॉड हुआ है, उससे जुड़ी हुई है। यह निवेश जो है, यह जो इन्वेस्टमेंट किया गया, माना यह जा रहा है कि नवनीत सहगल साहब ने बचाने के लिए जो हस्तक्षेप किया था उसके बदले में उनको रिश्वत मिली, उनके बेटे की कंपनी में 21 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके। 2019 में जो शिव सहगल हैं यानी नवनीत सहगल के जो बेटे हैं वो डायरेक्टर थे और 2022 में उन्होंने इस्तीफा दिया। और जिन दूसरे लोगों को फायदा मिला है, आप ये समझिए, रामाशीष सिंह हैं, उनको 15 करोड़ रुपए मिले हैं। देवेंद्र पाल सिंह, जिनकी गाड़ी पकड़ी गई, उनको 14.9 करोड़ रुपए मिले हैं। मनीष चौहान को 4.3 करोड़ रुपए मिले हैं और राजेश सिंह यादव को 4.14 करोड़ रुपए मिले हैं। राजेश और प्रवीण जो थे, उनका जो काम था वो बिचौलिए दलाली का काम था, जो बीच में होते थे और पैसा अधिकारियों तक पहुंचाते थे। इसमें जो राजेश सिंह यादव हैं, उनकी जो पत्नी है प्रतिभा, उनको मंगलानी ग्रुप में पार्टनर भी बनाया गया था। अब ये जो ठेकेदार अंचित मंगलानी है, इनका किस्सा भी बड़ा शानदार है। इनके परिवार के नाम से 6 शेल कंपनियां बनाई गई हैं, जिन्होंने टूल किट सप्लाई करने के फर्जी बिल बनाए। यानी कोई चीज सप्लाई नहीं की गई, फर्जी बिल बनाया गया और उस पर पैसे ले लिए गए। मंगलानी के घर जब छापा पड़ा था तो 1.4 करोड़ नगद और 52 लाख का सोना मिला था। सिंह के घर से 4.35 करोड़ रुपए कैश मिले थे, जो बताते हैं कि सिस्टम कितना गहरा धंसा हुआ है, कितने पैसों का खेल हुआ है। न्यूज लॉन्ड्री का कहना है कि ये जो रिपोर्ट है, इसमें 24 गवाहों के बयान शामिल हैं, जो धारा 131, 131, 132 और 133 के तहत लिए गए। इसके अलावा भी ढेर सारे सबूत हैं, जिसमें व्हाट्सएप चैट है, हाथ से लिखे नोट हैं, बैंक के रिकॉर्ड्स हैं और सहगल की तस्वीरें हैं। शेल कंपनियों, जिनका नाम इंटेको और डिग्नस था, उन सब के फर्जी बिल भी पाए गए हैं। ये जो टोटल 112 करोड़ का घोटाला था, इसमें आईआईडी से 65 करोड़ का और यूपी कॉन से 46 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। हेरा फेरी जो हुई थी, किस लेवल की हुई थी, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इसको पढ़ते हुए यह भी बात समझ में आती है कि सरकार की तरफ से इनको पूरा संरक्षण मिला हुआ था। सरकार इसमें सीधे शामिल थी या नहीं थी, लेकिन सरकार इन लोगों को पूरा संरक्षण दे रही थी, इन लोगों को पूरा बचा रही थी। आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस रिपोर्ट और लोकायुक्त की शिकायत के बावजूद नवनीत सहगल पर कोई कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, उनके रिटायर होने के बाद उनको प्रसार भारती जैसी संस्था का चेयरमैन बना दिया गया। अब ये तो हो ही नहीं सकता है कि इतना बड़ा घोटाला चल रहा हो, कटमनी का खेल चल रहा हो और मंत्रियों, मुख्यमंत्री को कुछ पता ही ना हो। ये हो ही नहीं सकता है। और अगर इतना बड़ा घोटाला चल रहा था, मंत्री मुख्यमंत्री को कुछ नहीं पता है, तो फिर तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। राज्य का प्रमुख होने का क्या मतलब है कि आपके नाक के नीचे इतना खेल चल रहा है और आपको पता भी नहीं है। तो यही सच हो सकता है कि मंत्री को, मुख्यमंत्री को, सबको सब कुछ पता हो, एक हिस्सा उनके पास भी जा रहा हो या कहीं और जा रहा हो, और इन सब के बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जैसा मैंने बताया कि कार्रवाई छोड़ दीजिए, रिटायरमेंट होते ही इनको प्रमोशन फिर से दे दिया गया एक तरह से, और प्रसार भारती का चेयरपर्सन बना दिया गया। प्रसार भारती के चेयरपर्सन रहते ही इन्होंने सुधीर चौधरी को 15 करोड़ रुपए पर अपने चैनल में रखा, जो मेरे ख्याल से प्रसार भारती के अंदर सबसे बड़ी तनख्वाह है। और पहली बार ऐसा हुआ था कि प्राइवेट चैनल का, गोदी मीडिया का कोई बड़ा एंकर सीधे अब दूरदर्शन में जाकर अपने कार्यक्रम कर रहा है। और अब जैसा मैंने बताया कि स्वाति अगर सही कह रही हैं, तो नवनीत सहगल शायद पीएमओ के अंदर जाने वाले हैं। अब मेरे सवाल बहुत साफ हैं। अगर यह रिपोर्ट झूठी है
तब तो न्यूज लॉन्ड्री से पूछताछ किया जाना चाहिए, जांच करना चाहिए कि इनकम टैक्स ने कोई ऐसी रिपोर्ट दी है या नहीं दी है। अगर ये रिपोर्ट सच्ची है या फिर ये रिपोर्ट सच्ची है लेकिन इनकम टैक्स ने रिपोर्ट कुछ और दी थी, तो वो 22 पन्नों की रिपोर्ट सार्वजनिक कर देनी चाहिए ताकि हम लोग भी पढ़ सकें कि उस रिपोर्ट में इनकम टैक्स ने क्या कहा था, नवनीत सहगल का नाम लिया था कि नहीं लिया था। और तीसरी संभावना अगर यह है कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से सच्ची है, इनकम टैक्स रिपोर्ट के बारे में जो कुछ न्यूज लॉन्ड्री लिख रहा है वो पूरी तरह से सच है, तो नवनीत सहगल से पूछताछ करने के बजाय, उनको सजा देने के बजाय, जो सरकार उनका प्रमोशन करती है, उनको इतने जिम्मेदार पद पे बैठाती है, उससे सवाल क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए? क्यों नहीं माना जाना चाहिए कि वो भी इस घोटाले में कहीं ना कहीं शामिल है? साथ में मामला यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घोटाले के सामने आने के डर से ही नवनीत सहगल से इस्तीफा दिलवाया गया। अब यह तो तब पता चलेगा जब इस्तीफा देने के बाद नवनीत सहगल कहीं एडजस्ट किए जाएंगे या फिर छोड़ दिए जाएंगे। अगर छोड़ दिए जाएंगे इसका मतलब सरकार ने कन्नी काट ली है कि भैया अपना किया खुद भुगतो, तब तो इनकम टैक्स को उनको गिरफ्त में लेना चाहिए। और अगर उनको कहीं और अच्छी जगह पर, अगर जो स्वाति कह रही हैं वो सही है और उनको पीएमओ में एडजस्ट किया जाता है, तो फिर तो सीधा सा मामला है कि जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय सत्यपाल मलिक ने जो कहा था कि मोदी जी को करप्शन से कोई खास परेशानी नहीं है, वो बात सही है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, और वो सच सुनना और सुनाना चाहें जो कहने में अच्छों को डर लगता है, तो हमारे वीडियोस अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी जरूर पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।